हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। आई एम योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। आज की डेट है 7 जुलाई 2021। तो बच्चों, आज हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है आपका चैप्टर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। आज हम इन सभी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। भूमि के बारे में पढ़ेंगे, मृदा यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारे नेचुरल वेजिटेशंस हैं और जो एनिमल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है। ये स्टोरी आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारी जो मेन चीज़ें हैं हम वो पढ़ते हैं। तो थोड़ा हम नेशनल स्टोरी पढ़ लेते हैं। तंजानिया, ये जो अफ्रीका में एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पे माम्बा पानी लाने के लिए जो है, माम्बा एक लड़की है, वो सुबह जल्दी उठ जाती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके बाद वह घर के सारे काम करती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल करने में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उसकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्का और सेम उगा पाते हैं, फिर भी उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जो भी वो उगाते हैं वो सफिशेंट नहीं होता है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रसंस्करण का काम करता है, कारखाना चलाता है। रोज़ जो है वो जब पीटर स्कूल से लौटता है तो अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उसका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों के लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि में इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ उगाता है। अब यहाँ पे देखिए, दो लोगों की स्टोरी बताई गई, एक माम्बा की और एक पीटर की, ठीक है। दो अलग अलग जगहों पर रहते हैं वर्ल्ड में और उनके जीवन व्यतीत करने में अंतर भी बहुत है। ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, जल। अब ये जो डिफरेंस है उनके जीवन यापन का, वो डिफरेंस किसकी वजह से है? वो एक तो भूमि की गुणवत्ता, यानी कि जिस जगह वो रह रहे हैं उस भूमि की क्वालिटी कैसी है, मिट्टी कैसी है वहाँ की, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ का प्राकृतिक वनस्पति है, जो वहाँ के प्राणी हैं, ये जो वहाँ की प्रौद्योगिकी है, उसके ऊपर जो है आधारित है। इसलिए दोनों का डिफ़र है, दोनों का जो है रहन सहन है। इन स्थानों का एक दूसरे के भिन्न भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है, ठीक है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं, विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है, जबकि 70% भाग पर विरल जनसंख्या या फिर यह निर्जन है। यानी कि हम भूमि के 30% भाग पर रहते हैं, बाकी जो है विरल पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं इसमें पहले भूमि की। हमने बोला पहले भूमि, तो हम भूमि की बात करेंगे। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि जो है सबसे महत्वपूर्ण है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। कितना परसेंट? 30%। यही नहीं, थोड़े से परसेंट के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है, जबकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। कहीं पर उबड़ खाबड़ जगह है, कहीं पर समतल जगह है, कहीं पर पर्वत पठार है, कहीं पर पानी बहुत ज़्यादा है, कहीं मरुस्थल है ना। तो इस टाइप की भूमि देखने को मिलती है हमारे पूरे संसार में। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों की कृषि के लिए उपयुक्त भूमि पाई जाती है। और आपने देखा होगा, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है और जहाँ पर नदी घाटियाँ होती हैं, वहाँ पर सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है जो खेती के लिए अच्छी होती है। इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र होते हैं। सघन का मतलब क्या होता है? जो नदियों के आसपास की घाटियों के आसपास जो जगह पाई जाती है, जहाँ पर अच्छे से खेती हो जाती है, वो उस इलाकों पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि सघन बसे मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग की। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे खेती करना, वानिकी यानी वन लगाना, खनन खुदाई करना, सड़कें बनाना, उद्योगों की स्थापना करना, ये सब किस पे होते हैं? सब उद्योग उसमें भूमि पर होते हैं। साधारणतः इसे भूमि का उपयोग ही कहते हैं, ठीक है। क्या माम्बा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? माम्बा पीटर का अपना अलग अलग तरीका था। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित करता है। यानी भौतिक कारक कौन से इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि स्थलाकृति, वहाँ की जमीन की आकृति कैसी है, प्लेन है, उबड़ खाबड़ है या कंकर वाली है, मिट्टी वहाँ की कैसी है, वहाँ का जलवायु कैसा है, खनिज कैसा है, जल की उपलब्धता कैसी है। तो ये सारे कारक जो हैं बहुत वहाँ की जो है भूमि का जो है निर्धारित करते हैं।
मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। इसके साथ साथ जो जनसंख्या है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भी भूमि के उपयोग के लिए निर्धारक होती है। अब इसमें आता है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि। अब स्वामित्व के आधार पर भूमि दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है निजी भूमि, एक होती है सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वो होती है जैसे कि आपका अपनी ज़मीन है, आपके खेत हैं, आपका मकान है, आपका प्लॉट है, तो ये आपका खुद का है, तो इसे निजी भूमि कहते हैं। सामुदायिक भूमि किसे कहते हैं? जिसे सभी लोग स्वामित्व के आधार पर जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि जो चारागाह हैं वहाँ पे सब लोग अपने जानवरों को चराते हैं, आने जाने का रास्ता है, सब उसका इस्तेमाल करते हैं, जंगल है, सब उसमें आते जाते हैं, तो जो सभी साझा रूप से इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे सामुदायिक भूमि बोलते हैं। ठीक है। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। अब जनसंख्या क्या हो रही है आपकी? हर साल जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन भूमि तो उतनी है, भूमि तो नहीं बढ़ रही है, भूमि तो कम है। इसके स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाना, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूसंकलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब भूमि संसाधन संरक्षण। भूमि संसाधन संरक्षण में कैसे करना चाहिए? बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पेड़ उगाने चाहिए। वन रोपण माने क्या होता है? पेड़ उगाना, भूमि को सही करना, उसकी मिट्टी को अच्छा से रखना, रासायनिक कीटनाशकों का कम इस्तेमाल करना, ठीक है, उस पर रोक लगाना, अतिचारण पर रोक लगाना। अतिचारण क्या होता है? अगर आप अपने कैटल्स को लेकर, अपने जानवरों को लेकर एक जगह चराते रहोगे तो उनके पैरों से वो मिट्टी कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। तो अतिचारण को रोकथाम करना, ये सब भूमि संरक्षण के उपाय हैं। तो अभी हमने भूमि टॉपिक अपना पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं मृदा। मृदा यानी मिट्टी। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहा जाता है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के बाद खनिजों जैव पदार्थों से बनता है, यानी कि जब चट्टान चटक कर छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो उससे मृदा का निर्माण होता है तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अपक्षय का मतलब होता है टूटना, खनिजों का बारीक बारीक टूटना, तो उसके माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। खनिजों या पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। अब इस सामने देखिए मृदा प्रच्छेदिका। ये जो मृदा प्रच्छेदिका है, ये आपको डायग्राम बनाना है, बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे। फिर आप इसमें बताएंगे पहली लेयर को क्या कहते हैं, सेकंड लेयर को क्या कहते हैं, थर्ड लेयर को क्या कहते हैं और फोर्थ लेयर को क्या कहते हैं। चलिए अब इसमें देखिए, ये है मिट्टी। इसमें आपको इस मिट्टी के वो, इसे तो आप छोड़ दीजिए, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। अब ये देखिए कि आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं? सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि मिट्टी बनना जो है एक बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, जिसे बनने के लिए कम से कम सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। शब्दावली में मैंने आपको अपक्षय बताया था। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय का मतलब होता है तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधों, प्राणी, मनुष्य की क्रियाकलाप द्वारा शैलों का टूटना या अलग होना अपक्षय कहलाता है। अब है मृदा निर्माण के कारक, यानी कि मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी निर्माण के कुछ मुख्य कारक जल शैल का स्वरूप और जलवायु कारक हैं। मृदा निर्माण के कुछ कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों। अब है आपका अगला टॉपिक मृदा निर्माण के कारक की मिट्टी का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो मिट्टी के निर्माण के मुख्य कारक जल शैल का स्वरूप और जलवायु के कारक है। मिट्टी निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है, अलग अलग स्थानों में से भिन्न भिन्न है। मिट्टी का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। अब मिट्टी का जो निम्नीकरण है उसके संरक्षण के क्या उपाय हैं? मिट्टी अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय प्राकृतिक दोनों ही कारकों में मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मिट्टी के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों का कटना, अतिचारण, ज़्यादातर जानवरों को चराना एक ही जगह पर, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल करना, वर्षा दोहन, भूसंकलन, बाढ़, ये सारे जो है मिट्टी के निम्नीकरण के कारण हैं, जिससे मिट्टी खराब हो जाती है। लेकिन अगर इस मिट्टी के निम्नीकरण को रोकना है तो उसके लिए हमें क्या संरक्षण करना चाहिए? इसमें पहला है आपका मंच बनाना।
मल्च बनाना किसे कहते हैं? पौधे के बीच में अनवरित भूमि जैव पदार्थ जैसे कि प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे जो है मिट्टी की जो आर्द्रता है वो रुकी रहती है। ठीक है। फिर है वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान तथा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं तथा ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो, जिनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। समोच्च रेखीय जुताई इससे कैसे होता है? एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। और एक होती है रक्षक मेखलाएँ। तटीय प्रदेशों शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए लाइन से जो है वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मिट्टी के आवरण को बचाया जा सके। और एक है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। समोच्च रेखीय जो है रोधिका बनाने के लिए पत्थर, घास फूस, मिट्टी इनका इस्तेमाल किया जाता है। और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। एक है चट्टान बांध। ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नालियों की रक्षा करते हैं और मिट्टी क्षति को रोकते हैं। और बीज की फसल उगाना, इसमें क्या होता है? फसल दोहन से मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग भिन्न फसल एकांत कतारों में उगाई जानी चाहिए। अब आपका अगला टॉपिक आता है जल। जल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवीकरणीय है प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय का मतलब रिन्यूएबल। आप इन्हें रिन्यू कर सकते हैं। गंदे जल को भी साफ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो है ये एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। क्योंकि कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है, कोई प्लेनेट ऐसा नहीं है जहाँ पर पानी मिलता है। यही पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पानी पाया जाता है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल कैसा है? लवणीय है, यानी कि खारा है। मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो भी महासागरों का जल है वो हमारे लिए इस्तेमाल के लायक नहीं है। एयरलेवल जल यानी कि जो हमारा मीठा पानी का जल है वो केवल हमारे पास 2.7% ही है। और उसके वो जो हमें है कहाँ से मिलता है? वो हमें हिमालयों से मिलता है। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और वह मानव भोग के लिए उपलब्ध है। यह भूम जल कहाँ से मिलता है? हमें ये मिलता है अंडरग्राउंड वाटर से, नदियों से, झीलों से। ठीक है, जिससे हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है, इसलिए कुल मात्रा इसकी स्थिर है। इसकी प्रचुरता से विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों चक्रों द्वारा नियंत्रण गतिशील रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जल चक्र आप देखा होगा कि जैसे नीचे पानी आता है, उसके बाद जो है वाष्प बनकर वो ऊपर चला जाता है, फिर वो बादल बन जाता है, फिर उसके बाद जो है वो फिर वापस नीचे पानी डालता है। तो इसलिए जल चक्र द्वारा जो है इसका चलता रहता है। अब जल उपलब्धता की समस्याएँ क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में आज जल की बहुत ज़्यादा कमी पाई गई है। और अगर हम आज भी ऐसे ही मिसयूज़ करते रहे पानी का तो आने वाले समय पर पूरे विश्व में जो है जल की कमी पाई जाएगी। सभी देशों में अधिकांश कौन सा है? अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अम्लीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेश में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता रहता है। ठीक है, उनमें जलवायु की अधिक समस्या बन जाती है। इस प्रकार का जल अभावी मौसम और वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है अतः अति उपयोग जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अब है जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। आज जैसे कि आपको पता है कि आज शुद्ध पानी के लिए जल का जो समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे विश्व में। ठीक है, इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। एक तो यह कि ठीक है कि जो पानी है हमारा वो एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयुक्त करने के लिए जो है प्रदूषण जो है वो इसको हमारे लायक नहीं बना पाता, उसे ख़राब कर देता है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल, कृषि रसायन विसर्जन, जल निकाय, औद्योगिक जो स्राव है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पानी को क्या करती हैं? गंदा करती हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और जो है हमारे शरीर को जो है प्रदूषित करते हैं, बीमार करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है।
वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातल के प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनर्पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने के लिए दूसरी विधि है। जल रिसाव की कमी को कम करने के लिए खेतों को जो है नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और बाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र के स्प्रिंकल से सिंचाई करनी चाहिए, जो इसमें बौछारें होती रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है हम अपने खेतों में सिंचाई करनी चाहिए। अब है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये जो टॉपिक है हम अपना, इसमें अगर मैं आपको बात करूँ, हमारा जो वनस्पति जीवन है, प्रकृति और वनस्पति वन्य जीवन के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के जो बीच जुड़े एक सक्रिय से क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र क्या होता है? सारे जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पूरक होते हैं। ठीक है, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और जानवरों को रहने के लिए आश्रय देते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक होते हैं और ये हमें हर टाइप के फल देते हैं, लैक्टेक्स देते हैं, तारपीन का तेल है, गोंद है, औषधियाँ हैं, कागज़ है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। ठीक है, वन्य जीवन के अंतर्गत बहुत सारे पशु, बहुत टाइप के पशु पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, कीट पाए जाते हैं, कुछ जलीय जीव पाए जाते हैं। जानवरों से हमें क्या मिलता है? दूध, मांस, खाद मिलता है, ऊन मिलता है। कीटों से जैसे मधुमक्खी होती है वो हमें शहद देती है ना। तो ऐसे करके जो है, और जो गिद्ध होता है वो मृत जीवों को खाकर उसे ख़त्म कर देता है ना। तो ऐसे सभी टाइप के जो जानवर हैं वो हमें कहीं ना कहीं हमें लाभ देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, तो वनस्पति को वृद्धि रूप से तापमान आर्द्रता पर निर्भर करती है। हर विश्व में हर जगह की अपनी अपनी वनस्पति है। और अगर हम बात करें तो यहाँ 4 वर्गों में रखी गई वनस्पति, एक तो वन, एक घास, एक स्थल, गुल्म और टुंडा। ये हमारी 5 टाइप की वनस्पति पाई जाती हैं अपने अपने इलाकों में। ठीक है, और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय इलाकों में अलग टाइप के वन पाए जाते हैं, कोस्ट में अलग, अंटार्कटिका में अलग। तो हर इलाके के अपने अलग अलग पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर उसी टाइप के जो है जानवर भी पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी संपदा है। ठीक है, पौधे जंतुओं को जो पौधे क्या करते हैं, वो जंतुओं को, कीटों को क्या देते हैं? वो आश्रय देते हैं। लोग उस जो जानवर हैं वो अपने पेड़ पौधों में रहते हैं। ठीक है, तो हमें इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें पेड़ नहीं इतने काटने चाहिए, काटने के साथ साथ हमें उगाने भी चाहिए। ठीक है, जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप। अब क्या हो रहा है कि जितने जहाँ भी बाढ़ आ रहे हैं या ग्लेशियर टूट रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि इसमें मानव का ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, ठंड ख़त्म हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सब हमारे मानव के कारण ही हो पा रहा है ये सब कुछ। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं कारणों की वजह से जो हमारे जानवर हैं वो भी हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनकी पशुओं की खाल के लिए, चमड़े के लिए, नाखून दांत के लिए हम उनको मार रहे हैं, पंखों के लिए हम उनको मार रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को रोक लगानी चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए और हमें इन सब को जो है सिक्योर करना चाहिए कि आने वाले समय पे ये विलुप्त ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मेन टॉपिक जो है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिए हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को पहले बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, चैप्टर को समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।